नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। अद्भुत खबर है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो खबर है, आप कभी कल्पना कर सकते हैं? वैसे झुकने के लिए तो झुक रहे हैं। हमने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन पॉलिटिक्स में जब कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो उसका सीधा सीधा कोई अर्थ सामने से सिर्फ एक नहीं लगता है, कई अर्थ निकाले जाते हैं। हुआ ये है, 2-3 घटनाएं हो रही हैं महाराष्ट्र में, बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पहले बता दें कि 11 जुलाई को दिशा सालियान की तारीख लग गई है। मतलब जुलाई में ही लगना था। अभी जो कुछ दिन पहले जो सुनवाई थी 24 तारीख को, तो 24 जून की सुनवाई के बाद जज साहब ने खुद को अलग कर लिया था। अब 11 जुलाई को इसकी तारीख लग गई है और मोस्ट प्रोबेबली 11 जुलाई को कुछ ना कुछ आदेश आएगा ही आएगा। हालांकि ये बात तो हम लोग 1.5-पौने 2 साल से करते जा रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। फिर भी लड़ाई तो अपनी छूटी नहीं है, लड़ाई जारी है। इसके बियॉन्ड एक घटना घटी रही है, आप सबको मालूम है। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, शरद पवार की पार्टी टूटने के कगार पर खड़ी है बिल्कुल। बस मंत्रालय की का फैसला नहीं हो पा रहा है कि मंत्रालय में अगर वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाएंगे या बीजेपी में सीधे आएंगे। वो बीजेपी में सीधे आना नहीं चाहते हैं, बीजेपी उनको सीधे लेना भी नहीं चाहती है। वो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाएं और फिर एकनाथ शिंदे के पुत्र और एकनाथ शिंदे दोनों हमको लिस्ट बना करके भेज दें कि साहब ये व्यक्ति है, इनको इनको आप मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं हमारे तरफ से। खैर, अब ये सब बात तो चल ही रही थी। इस बीच में एक बड़ी घटना हो गई। उद्धव ठाकरे जी गए थे शिरडी। अब शिरडी उनका एक लोकसभा क्षेत्र भी है। वहां के जो सांसद हैं वाचुकुरे, वो बगावत कर चुके हैं, रेबेल हो गए हैं। तो शिरडी में एक सभा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। प्रेस वालों ने पूछा कुछ और सवाल, इन्होंने कुछ और सब जवाब दिया। वही जो इनका एजेंडा है उसके हिसाब से इन्होंने जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री की चर्चा होती है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा होती है, तो हम देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देंगे। और कहा कि मराठी गद्दार नहीं होते। अब देखिए, ये गाली गलौज की भाषा उनकी चालू है। अब किसको वो गद्दार कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि मराठी गद्दारी नहीं कर सकते, गद्दार नहीं होंगे, और इसलिए देवेंद्र फडणवीस की अगर चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर विचार करती है प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो हम शिवसेना उद्धव उन्हें समर्थन करेगी। अब एक तीर से उद्धव ठाकरे ने 2 निशाने लगाने की कोशिश की। हालांकि इस निशाने में होगा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर वही बात, बड़बोलापन जा नहीं रहा है। और जिस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने बगावत शुरू की है मित्रों, इनको मालूम नहीं है कि वो व्यक्ति इन्हें मिट्टी में मिला के ही दम लेगा। और खाली जो अपराध इनके पुत्र ने किया या इन्होंने किया, उसका डायरेक्ट कानूनी लड़ाई लड़ करके इनको अंदर भिजवाने का नहीं है उनका प्लान। उनका प्लान है संपूर्ण रूप से राजनीतिक हैसियत इसकी खत्म कर देना, शिवसेना उद्धव की और खास तौर से उद्धव परिवार की। लेकिन न तो वो सामने आ रहे हैं और इनकी राजनीतिक रसूख को तबाह किए जा रहे हैं। इन्हें मालूम है कि ये राजनीतिक रसूख कौन तबाह कर रहा है, कौन इसके पीछे है। तो देवेंद्र फडणवीस से तो लगता है इन्होंने सेटिंग गेटिंग किया। इनको लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस हमारे खिलाफ नहीं है। लेकिन ये चाल चल रहे हैं, बारीक चाल। तो इनकी लड़ाई किनसे है? और क्यों इन्होंने कहा कि मराठी गद्दार नहीं होते? क्यों कहा इन्होंने? मतलब गद्दार कोई है क्या जो मराठी नहीं है और वो गद्दार है? कौन है वो गद्दार? अभी इनकी पार्टी के 6 सांसदों ने इनको धोखा दिया। अभी देखिए इनकी गद्दारी का।
इनकी पार्टी के 6 सांसदों ने धोखा दिया। इनकी पार्टी के 39 विधायकों ने 2022 में धोखा दिया और धोखा दे करके 23 में, बल्कि 2023 में धोखा दे करके 22-23 में अलग होकर के सरकार बना लिया, मुख्यमंत्री बन गए। और इन्होंने 2019 में खुद धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को। और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मराठी गद्दार नहीं होते। तो ये किसे गाली दे रहे हैं? मैं हैरान हूं। राजनीतिक अदल बदल को ये अगर धोखा मान रहे हैं या गद्दारी मान रहे हैं, तो सबसे पहले तो गद्दारी इन्होंने की, भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा, क्योंकि चुनाव पूर्व अलायंस था, चुनाव के बाद का तो अलायंस था नहीं वो। तो चुनाव के बाद के अलायंस में जाकर के इन्होंने अपना रुख बदल लिया, जबकि अलायंस चुनाव पूर्व था। चुनाव के नतीजे आए तब इन्होंने कहा कि नहीं, हमको अमित शाह जी ने कमिट किया था कि चाहे नतीजे कुछ भी हों, हमारी पार्टी को कितना भी सीट आए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्यमंत्री आप होंगे। जैसे बिहार में हमने मॉडल अपनाया हुआ है, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीट आए, हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। अरे भाई, दोनों जगह की स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक जमीन दोनों जगह की अलग है। यहां कौन सी ऐसी राजनीतिक जमीन है जिसकी वजह से हम ये कह दें कि हमारी पार्टी को कम सीट आए फिर भी हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे? ये ऐसी बात है जो पूर्णतः गलत है, जो झूठ है। चूंकि ये किसी और के सामने में बात हुई नहीं, इनके सामने और अमित शाह जी के सामने में हुई। ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने ऐसा कहा, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ऐसा मैंने कभी कहा ही नहीं, ये संपूर्ण झूठ है। तो इसकी ताकीद कौन करेगा? सत्य तो तब स्थापित होगा ना जब कोई थर्ड पार्टी आकर के कहेगा कि कौन झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। तो तीसरा पार्टी तो है नहीं। तीसरे पार्टी हो सकते थे, तीसरे पार्टी हो सकते थे, लेकिन तीसरे पार्टी को तो इन्होंने कमरे के बाहर बिठा दिया, फडणवीस जी को। तो अगर वो भी फडणवीस जी और अमित शाह तो एक ही पार्टी के हैं, ये अपनी पार्टी के किसी को रख लेते, कोई 2-3 लोगों को रख लेते जिसके बीच में ये बातचीत होती। वहां तो बात इनको कुछ और करनी थी। ये देखिए, धोखा देने का काम ये शुरू से कर रहे थे, षड्यंत्रकारी काम। इन्होंने कहा कि सबको हटा करके हम दोनों ही बातचीत करेंगे, और फिर जब चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, 56 सीट इनको मिला, 100 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला, और बड़ी पार्टी को इन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। धोखा किसने किया? उद्धव ठाकरे ने। गद्दारी किसने की? उद्धव ठाकरे ने। और जब इनकी पार्टी टूट गई तो इन्होंने कहा कि ये गद्दार हैं। कौन गद्दार हैं? जो हमसे अलग होकर के गए हैं। तो वो कहां के हैं? क्या गुजराती हैं? क्या वो पंजाबी हैं, तमिलियन हैं, या केरलाइट हैं, या कन्नड़ के हैं, कन्नड़ हैं? कौन से प्रदेश के हैं वो? यूपी बिहार वाले तो है ही नहीं। तो वो जो इनको 39 विधायक इनके छोड़ के गए एकनाथ शिंदे के साथ, वो तमिलियन तो नहीं है, वो पंजाबी तो नहीं है, वो मराठी हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मराठी, और आप कह रहे हैं गद्दार? आपको धोखा दिया, उस वक्त आपने उन सभी विधायकों को गद्दार कहा, और आज आप कह रहे हैं कि मराठी गद्दार नहीं होते। भाई, तो आप बोलना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? किसको बताना चाहते हो? किसको धोखे में रखना चाहते हो कि मराठी गद्दार नहीं होते? आपकी पार्टी के नेता आपको छोड़ करके गए, और फिर आपकी पार्टी के ही नेता संजय राउत पानी पी पी करके गद्दार कह करके गाली दिया। खाली गद्दार नहीं कहा, पूरे होशो हवास में गाली दिया, और कहा कैमरे पर कि इसको एडिट मत करना। जिस गाली का प्रयोग किया मैं उसको बोल भी नहीं सकता, लेकिन उस गाली का प्रयोग करने के बाद उसने कहा पत्रकारों को, कैमरामैन को, कि इसे एडिट मत करना और बीप बीप की आवाज भी मत लगाना। मैं जिस रूप में गाली दे रहा हूं उसी रूप में जाने देना, इसी रूप में दुनिया देखे, क्योंकि मैं गाली दे रहा हूं कैमरे पर। अब उनकी रणनीति क्या थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी तो रणनीति थी कि इतनी गाली दे दो कि इतना गुस्सा हो जाए कि वो लौट करके इधर आए नहीं, और फिर पार्टी पर हम कब्जा करने का। संजय राउत का अलग खेल चल रहा है, लेकिन इनकी पार्टी के संजय राउत ने अब इन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता के बारे में गद्दार कहा, और गद्दार से भी 2 कदम आगे निकल करके उनको बीभत्स गालियां दी, और वो गालियां भी कैमरे पर दी, अनएडिटेड कहा जाने के लिए।
फिर भी उद्धव, ये सभी प्रामाणिक बात है, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो बिना प्रमाण की हो इनके इस रेफरेंस में। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ या आदित्य ठाकरे के खिलाफ अगर क्यूबाइब नेटवर्क ने आज 3 साढ़े 3 साल से मोर्चा खोला हुआ है, तो बिना प्रमाण के मोर्चा नहीं खोला हुआ है, प्रमाण के साथ मोर्चा खोला हुआ है। किसी राजनीतिक नेता में, किसी मीडिया समूह में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए हुए प्रमाण को वो काट सके, खत्म कर सके, कहे कि नहीं आपका प्रमाण गलत है। आप बिना वजह एजेंडा के तहत उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अगर हिम्मत है तो वो आकर के बोलें, वो कहें कि आपने जो आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्रमाण दिया है वो गलत है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो प्रमाण दिया है वो गलत है। आप अदालत में आई, इसीलिए तो इसी प्रमाण की सत्यता के लिए तो अदालत में पेशी हो रही है, लेकिन पेशी तो होने दी नहीं जा रही है। अरे साहब, पेशी तो छोड़ दीजिए, पुलिस महकमा तो छोड़ दीजिए, जो पता नहीं अब तो कंफर्म हो गया, जब जब ये कह रहे हैं फडणवीस को हम प्रधानमंत्री बना देंगे, तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि फडणवीस का जो पुलिस है वो फडणवीस की बात मानती है और इन दोनों के बीच में सेटिंग है, तो फडणवीस की पुलिस इनको मदद कर रही है। तो पुलिस तो छोड़िए, जज साहब सब रिक्यूजल पर रिक्यूजल हो रहा है, कोई कोई बहाना लगा के, कोई बहाना लगा करके, अलग अलग बहाने बना करके पिछले 1.25 साल से, अब 1.25 साल होने जा रहे हैं, पिछले 1.5 पौने 2 साल से लगातार जजेज भी खुद को इनकी सुनवाई से अलग कर रहे हैं। आप सोच लीजिए इन दोनों बाप बेटे की गुंडागर्दी का आलम क्या है। बहाना कुछ भी हो, सच्चाई यह है कि जजेज भी इनकी सुनवाई से अलग हो रहे हैं। ये मार्च से शुरू हुआ है खेल 2025 से, और अभी देखिए ये कहां पहुंच गए हम, जुलाई में, अब 11 जुलाई की तारीख है। तो अब ये उद्धव ठाकरे आखिर कहना क्या चाहते हैं, किसको गद्दार कह रहे हैं? मित्रों, साफ साफ उन्होंने अमित शाह को गाली दी है, गाली दी है, गद्दार कहा है। और गद्दार क्यों कहा है? क्योंकि इनके मन में है, अभी कुछ दिन पहले ये संजय राउत ने कहा था कि अमित शाह तो मेरे सामने में आए थे, इनको कोई पहचानता नहीं था, रास्ते से जा रहे थे तो गार्ड को कहा कि अच्छा ये घर किनका है, बाला साहब ठाकरे जी का है? बोला हाँ। अरे हमको बाला साहब ठाकरे जी से मिलना है, जरा बात करा दीजिए। तो आप कौन हैं? तो मैं आमदार हूं। कहाँ का? तो गुजरात का। तो फिर उन्होंने, गार्ड ने फोन किया कि साहब एक गुजरात का आमदार आया है मिलने के लिए, नाम कहता है अमित शाह। बोला बाला साहब जानते भी नहीं थे उनका नाम, मैं भी नहीं जानता था कौन है अमित शाह। ये संजय राउत बोल रहे हैं। संजय राउत को तो पूरी दुनिया जानती थी। तब जब अमित शाह ने फोन किया, फोन करवाया इंटरकॉम से, तो ये संजय राउत जी साहब के पास बैठे हुए थे। ये साहब कहते हैं बाला साहब ठाकरे को। बाला साहब ठाकरे राजा थे, ऐसा लग रहा है कि वो राजा थे, साहब के साथ बैठे हुए थे। ठीक है, वो हिंदू हृदय सम्राट थे, सनातन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको बहुत सम्मान है। लेकिन ये जिस प्रकार से उनको कह रहे थे कि साहब के साथ बैठे हुए थे, साहब किस बात का? वो जनता के नुमाइंदे थे, और नुमाइंदगी भी क्या, एक नेता थे, सम्मानित नेता थे, ये उनको साहब बना रहे हैं। और उनकी भी चलती थी, वो लायन जैसा एक कुर्सी होता था, उस पर बैठते थे श्रीमान बाला साहब ठाकरे। कोई बात नहीं है, आपको बैठने का हक है, जनता का प्रेम है, आपको प्रेम दे रही है, अच्छी बात है। बाला साहब ठाकरे से हमें कोई विरोध नहीं है, बाला साहब ठाकरे का हम भी सम्मान करते हैं, क्योंकि सनातन के लिए, राम मंदिर के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए उनके मन में एक आस्था थी, मैं मानता हूं। लेकिन ये सज्जन चापलूसी में कह रहे हैं कि साहब को भी पता नहीं था कि कौन है अमित शाह, और तब जब अमित शाह आए तो साष्टांग उनके पैरों पर गिर गए। और फिर वकील साहब जिनके पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, ये वकील साहब पूछ रहे हैं अच्छा ऐसा हुआ? हाँ ऐसा हुआ। उनके पैरों में गिर गए अमित शाह, और फिर अमित शाह ने कहा कि साहब आप मेरी जान बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? तो फलाने जज को आप फोन कर दीजिए। और वो सिब्बल साहब सुन रहे हैं। फिर उन्होंने फोन करके कहा, बोला कि ठीक है, कल मैं भेजता हूं अपने उस वक्त के जो जोशी जी मुख्यमंत्री थे, क्या कहते हैं, शिवसेना के मुख्यमंत्री थे, और वो जोशी जी को भेजा, बोला तुम अपनी फोन से फोन कराना, उनकी फोन से मत बात कराना। फिर जोशी जी गए और फिर वो जज साहब से इन्होंने बात करवाई फोन पे, और फिर इस तरह से राहत मिली। इसलिए, और आज वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं तो गद्दार हैं। ये है मोटी बात कि हमने, हमारे पिताजी ने अमित शाह जी को मदद किया था। अरे मदद किया था, उसके बाद आप पाप पर पाप, कुकर्म पर कुकर्म करते रहेंगे,
पिताजी ने मदद किया था। पिताजी के प्रति अमित शाह के मन में कोई दुर्भावना नहीं है, बाला साहब के प्रति इनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अमित शाह का बाला साहब ठाकरे के प्रति बड़ा सम्मान होगा। लेकिन अगर पूत कुपूत निकल जाए तो अमित शाह इसलिए सम्मान करते रहें कि वो बाला साहब के पुत्र हैं, और उनके जो पोते हैं और कुपुत्र निकल जाएं तो इसलिए सम्मान करते रहें कि नहीं नहीं वो बाला साहब के पोते हैं साहब, उनका सम्मान कीजिए। भले ही उनका नाम घसीटा जा रहा हो रेप में, मर्डर में, पता नहीं किस किस चीज में, अभी उसकी जांच होनी है, नाम आ रहा है, लेकिन अमित शाह सम्मान करते रहे क्योंकि बाला साहब ठाकरे के पोते हैं और बेटे हैं। अरे भाई अपने कर्म को भी देखिए श्रीमान उद्धव ठाकरे जी। खैर, उद्धव ठाकरे ने गद्दार जो इशारा किया है, यह सीधा सीधा इशारा अमित शाह के प्रति है, अमित शाह को लेकर के है। और ये क्या कह रहे हैं, ये रिफ्ट करवाना चाहते हैं। फिर आगे क्या कहा इन्होंने, आगे इन्होंने कहा कि अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाह रहे हैं, और उनके पद पर किनको बिठाना चाह रहे हैं, एकनाथ शिंदे को बिठाना चाह रहे हैं। ये चल रहा है उनके मन में। ये इतने सांसद जो तोड़ के ला रहे हैं ना, तो अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो अरे भाई अमित शाह अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो देवेंद्र फडणवीस क्या राह में रोड़े बन रहे हैं क्या, कोई रोड़े बन रहे हैं क्या? अरे उम्र में भी अमित शाह बड़े हैं, अनुभव में भी उनसे बड़े हैं, उन क्लेमेंट भी हैं, और कोई नाकाबिल तो नहीं है अमित शाह, काबिल नेता हैं। तो वो अगर प्रधानमंत्री की रेस में आगे हैं और खुद को करना ही चाह रहे हैं तो आपकी क्यों जल रही है? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को कोई आगे बढ़ा रहा है। मतलब एक तीर से दोनों निशाना, एक तो अमित शाह को भी ये नाराज, और दूसरा देवेंद्र फडणवीस का भी पत्ता साफ करवा रहे हैं ताकि सारे लोग अलर्ट हो जाएं। देवेंद्र फडणवीस की अगर कभी कोई चर्चा भी चले दूर दूर में भी, आज नहीं 10 साल के बाद चले कि भाई देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उसका नाम से ही नाम कटवा दो, उनके खिलाफ इतना डर्ट करवा दो, इतनी गंदगी फैला दो कि बस वो उनका नाम चर्चा में ही ना आए। तो एक तीर से कई निशाने किए उद्धव ठाकरे ने, बहुत चालाकी भरा स्टेटमेंट दिया। इसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कहें। और इससे दो बात हो गई कि अभी अगर देवेंद्र फडणवीस चाहे जैसे भी सही हमारे बेटे को महाराष्ट्र पुलिस से बचा रही है, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, कोर्ट के में भी मुलतवी होते जा रहा है, तारीख पर तारीख मिलते जा रही है, तो इसलिए हम चलिए कुछ बोल देते हैं इनके समर्थन में। लेकिन इनके समर्थन में तो बोलेंगे, गद्दार कह करके छिपे हुए शब्दों में अमित शाह को गाली देंगे, और फिर ये कहेंगे कि अमित शाह तिकड़म कर रहे हैं किनके खिलाफ, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटा करके एकनाथ शिंदे को बिठाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह और मोदी के करीब हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह और मोदी के करीब नहीं है। आप ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, 132 सीटों वाली पार्टी है, उसका मुख्यमंत्री नहीं होगा, एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, एकनाथ शिंदे को एक प्रकार से मोदी और शाह का समर्थन है, बहुत मानते हैं उसे। आप अलग पार्टी मत समझिए, भारतीय जनता पार्टी का ही एक्सटेंशन समझिए। शिवसेना शिंदे गुट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन है। ये भी अगर हम मान लें एक पल के लिए कि वो पार्टी जुदा जुदा नहीं है, पार्टी एक साथ ही है, तब भी ये असंभव है। ये चर्चा चारों तरफ हो जाएगी कि ये कौन सा निर्णय है कि आपकी पार्टी से जो 132 सीटों वाली पार्टी है उसका मुख्यमंत्री आपने हटा दिया और एकनाथ शिंदे जी को बना दिया। हो सकता है कि वहां की जो राजनीतिक जमीन है उसको देख करके हो सकता है कि पार्टी इस तरह की प्लानिंग कर भी रही हो, ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, मराठा मुख्यमंत्री दिया जाएगा, ये सारी चर्चाएं हो सकती हैं, हो भी, टेबल पर हो, चर्चा के दौरान ये बातें आती हों, लेकिन यकायक देवेंद्र फडणवीस को हटा दिया जाए। और अभी कोई ऐसी बड़ी गलती तो देवेंद्र फडणवीस ने नहीं कर दिया जिससे कि बड़ा नुकसान हो गया महाराष्ट्र को, पार्टी की भद्द पिट गई महाराष्ट्र में, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हां, भद्द पिटी है, आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं करके भद्द पिट रही है, आदित्य ठाकरे के खिलाफ पुलिस को एफआईआर का आदेश नहीं देकर के भद्द पिट रही है, आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर नहीं करवाने के लिए कोर्ट में पुलिस को एफिडेविट दिलवा करके भद्द पिट रही है। लेकिन ये तो कैलकुलेटिव रिस्क उनके ही फेवर में जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की ये तो ऐसी तो कोई भद्द नहीं पिट रही है जिससे कि पार्टी का बड़ा नुकसान हो गया है। पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वो लोग नाराज हैं, लेकिन वो पार्टी के समर्थक बने हुए हैं, इस मुद्दे पर नाराज हैं कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ वो एफआईआर कर क्यों नहीं रहे हैं। जब सतीश साल्यान पहुंच रहे हैं एफआईआर करवाने के लिए तो कर क्यों नहीं रहे हैं, कोर्ट में एफिडेविट क्यों दे रहे हैं, पुलिस को क्यों फंसा रहे हैं।
होम मिनिस्टर हैं वो, ये उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं फिर कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस की पूरी तरह से भद पीट रही है, क्योंकि ये जिम्मेदारी वो अमित शाह और मोदी पर नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कह सकते कि देखिए साहब हमको तो एफआईआर करना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। वो अगर खड़े हो जाएं आज अमित शाह जी के पास और मोदी के पास कि साहब देखिए ये करना पड़ेगा, अब कोर्ट का मामला है, तो कहां से क्या मैनेज हो रहा है भगवान जाने। क्या अमित शाह और मोदी कोर्ट मैनेज कर रहे हैं? नहीं, तो फडणवीस मैनेज कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी पुलिस को इजाजत नहीं दे रहे हैं। गृह मंत्री वो डायरेक्ट हैं, मुख्यमंत्री वो डायरेक्ट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी सबसे ज्यादा बनती है। इसलिए अगर कहीं थोड़ी बहुत भद पिट भी रही है तो इसी एक मुद्दे पर पिट रही है कि आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी के लिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। और कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया है कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया हो। तो फिर उनके बदलने की क्या परिस्थिति बन गई है? लेकिन ये शगुफा छोड़ा जा रहा है। एकनाथ शिंदे तो थे मुख्यमंत्री तब तक, बहुत दिन तक रहे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं एफआईआर करवाया? एसआईटी गठित होने का संदेश दिया जब देवेंद्र फडणवीस आए होम मिनिस्टर बन करके, वो मुख्यमंत्री थे, वो आदेश दे देते भाई जांच करवा लो इनके खिलाफ, क्यों नहीं करवाया? एकनाथ शिंदे ने नहीं करवाया। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, ठीक है, होम मिनिस्ट्री इनके पास था, लेकिन एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री कहते कि भैया इनके खिलाफ एफआईआर करवाओ, तो वहां एफआईआर करवाने में दोनों साथ हैं, एकनाथ शिंदे भी साथ हैं, देवेंद्र फडणवीस भी साथ हैं। तो फिर एकनाथ शिंदे को बना करके कौन सा 30 मार लेंगे, 30 मार खां बन जाएंगे? कुछ भी नहीं होना है। ऐसी परिस्थिति में ये जो चाल चली उद्धव ठाकरे ने कि देखिए ये जो है देवेंद्र फडणवीस को हटा करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस को अगर प्रधानमंत्री की बात चलेगी तो हम समर्थन करेंगे, क्योंकि मराठी गद्दार नहीं होते हैं। गद्दार सबसे बड़े तो आपके ऊपर तोहमत लग रहा है श्रीमान उद्धव जी ठाकरे, गद्दारी का तोहमत आपके ऊपर सबसे अधिक है, सबसे अधिक। पहले उसको दुरुस्त कीजिए। और इशारों में आप केंद्रीय गृह मंत्री को जो गाली गलौज कर रहे हैं, आप खामियाजा भुगत रहे हैं, अभी और भुगतेंगे अपनी गलती का, और तब देवेंद्र फडणवीस आपको नहीं बचाएंगे, यह सुन लीजिए आप। देवेंद्र फडणवीस नहीं बचा पाएंगे, वो जितना अभी बचा पा रहे हैं उतना बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस आपको बचा नहीं पाएंगे। 11 जुलाई और कितना जुलाई होगा, हाईकोर्ट को निर्देश देना ही पड़ेगा, एफआईआर पुलिस को करना ही पड़ेगा। तो ये सब आप जो तिकड़म कर रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए, ये संभव नहीं है। इसलिए ये सुगोफा काम आपका आएगा नहीं, आप देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।